QKIS, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मॉडर्न इंडिया में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न इंडिया का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां कौन कौन सी थी, किन आर्थिक नीतियों के तहत भारत का शोषण किया गया, वो आर्थिक नीतियों के तहत याद रखिएगा कौन कौन सी पॉलिसी लाई गई थी, कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, इसको देखना है। और याद रखना ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, बी औद्योगिकरण किसको कहते हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे हुआ, और हमारे देश का जो कुटीर उद्योग था, जो आपका हस्तशिल्प उद्योग था, उसका विनाश कैसे हुआ है। आज पूरे चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की बात करेंगे तो भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, और आर्थिक प्रभाव याद रखना बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा, जिसने भारत को क्या किया, एक तरह से खोखला कर दिया। तो भारत का जो धन था वो एक तरह से केवल यूरोप की ओर जा रहा था, चाहे वो कच्चे माल के रूप में हो और चाहे बने बनाए सामान के द्वारा हो। तो याद रखिएगा आर्थिक नीतियों के तहत याद रखना ब्रिटिश शासन ने जो भारत पर अधिकार किया, शासन किया, और क्योंकि उनका उद्देश्य व्यापार करना ही था, तो क्या प्रभाव पड़ा इसको हमें एक एक करके देखना है। जो सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और मॉडर्न इंडिया का अलग अलग टॉपिक में करा रहा हूँ, प्ले लिस्ट पे जा करके देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारे एग्जाम वेब ऐप का आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप के माध्यम से आप जाएंगे तो आपको सारे कोर्स वहां पर मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप उसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप जो है कॉल करेंगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आर्थिक नीति का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन ने अधिकार किया था तो उनकी आर्थिक नीतियां कौन कौन सी थी, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उपनिवेश का। तो उपनिवेशवाद क्या है और उपनिवेश क्या होता है। तो उपनिवेश वो होता है जब कोई, एक साधारण भाषा में अगर कहते हैं तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से अगर अधिकार कर लेता है तो ऐसे जो है क्या कहते हैं, विचारधारा को हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। तो याद रखना उपनिवेश स्थापित किया गया, इसको स्थापित करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो विचार आगे बढ़े, उसी को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो कानूनी सिस्टम हमारे यहाँ जो शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा एक बहुत सिंपल परिभाषा को बताया गया है कि कोई शक्तिशाली देश, मान लो शक्तिशाली देश पर हम यहाँ रख देते हैं ब्रिटेन को, अधिपत्य किया कमजोर देश पर हम रख देते हैं भारत को, और क्या बन गया है, उपनिवेश बन गया। तो याद रखना उपनिवेश में हमारे देश में जब शक्तिशाली देश के रूप में ब्रिटेन ने जब कब्जा किया तो उनका पहला उद्देश्य व्यापार करना था, जैसे आपने पहले की वीडियो में देखा होगा। लेकिन यहाँ उद्देश्य इनका व्यापार करना के साथ साथ राजनीति में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि व्यापारिक जो है गतिविधियां उनकी प्रभावित हो रही थी, तो भारतीय राजा प्रभावित कर रहे थे, इसीलिए उनका उद्देश्य था कि भारत पर क्या किया जाए, अधिकार कर लिया जाए। तो इसीलिए याद रखिएगा कि शक्तिशाली देश ब्रिटेन ने जब भारत पर अधिकार किया तो आर्थिक रूप से भारत पर अधिकार किया, क्योंकि उनका उद्देश्य आर्थिक ही था, लेकिन दूसरा व्यापारिक रूप से किया। तो व्यापारिक और आर्थिक रूप से जब अधिकार किया तो भारत क्या बन गया, उपनिवेश बन गया, कॉलोनी बन गया। किसका, तो याद रखिएगा ब्रिटेन का। तो हमारे यहाँ शासन करने कई लोग आए, कई कंपनी आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, क्या कहते हैं फ्रांसीसी आए, लेकिन अंग्रेज सफल हुए और अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जो बस्ती स्थापित की, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया और कैसे आर्थिक अपनी नीतियों के तहत भारत का शोषण किया है, हम उसी को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इतिहासकार हमारे यहाँ है, उनका नाम है रजनी पाम दत्त, वो इतिहासकार है। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे में रजनी पाम दत्त ने ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो ब्रिटिश नीतियां लागू की गई थी उनका वर्णन किसने किया है। तो रजनी पाम दत्त ने किया है, इंडिया टुडे पुस्तक में किया है, और उसमें बताया है उन्होंने कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियां कौन कौन सी नीतियां थी जिनके माध्यम से अलग अलग समय में जो है उन्होंने भारत का शोषण किया है। तो हमें उसको अच्छे से याद रखना है, उसको हमें अच्छे से समझने की कोशिश करनी है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप लोगों का गलत ना होने पाए। ठीक है, कौन कौन सी नीतियां थी, याद रखिएगा। रजनी पाम दत्त ने इंडिया टुडे में बताया कि जो है ब्रिटिश आर्थिक नीतियां 3 चरणों में वहां पर चली थी, 3 स्टेज थे जिनके आधार पर ब्रिटिश शासन ने हमारे देश पर अलग अलग तरीके से शासन किया था। पहली जो नीति है याद रखना
वाणिज्यिक चरण की नीति है जो 1757 से लेकर 1813 तक चली थी। याद रखिएगा 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ वहां से लेकर के और 1813 तक जब जो अधिनियम आया था उसके पहले तक, याद रखिएगा वाणिज्यिक चरण था। और इस चरण में ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपने आप को स्थापित कर रही थी। इस समय अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित करने में ही उसका सारा समय चला गया। तो याद रखना इसमें क्या क्या हुआ था ये बताएंगे हम। इसके बाद जो दूसरा चरण है इसे हम कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। इसी को हम कह सकते हैं मुक्त व्यापार का चरण। इसी को हम क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार का चरण कहते हैं। हम इसी को पूंजीवादी चरण भी कहते हैं, पूंजीवादी चरण भी कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ लिखा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। तो ये कब शुरू हुआ? 1813 से लेकर के 1858 तक, अर्थात 1857 के विद्रोह के बाद ये समाप्त हुआ। याद रखना इस चरण में क्या हुआ कि उद्योगों का विकास किया गया पूंजी के द्वारा। और उद्योगों का विकास कहाँ किया गया? इंग्लैंड में किया गया। कहाँ किया गया? इंग्लैंड में किया गया। और भारत के सारे कुटीर उद्योग क्या हो गए? नष्ट हो गए। तो यही वो चरण था जिस चरण में भारत में औद्योगिकरण चल रहा था, विउद्योगीकरण चल रहा है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड में औद्योगिक चरण चल रहा है, वहां औद्योगिक क्रांति लाई जा रही है और हमारे यहाँ उद्योगों का विनाश हो रहा है। तो एक ही समय में दो घटनाएं हो रही हैं जिसको हमें आगे हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। ठीक है। तीसरा आपका है वित्तीय पूंजीवाद का चरण है 1858 से लेकर के 1947 तक, क्योंकि इसके बाद कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया। तो कंपनी जब शासन समाप्त हो गया भारत में तो ब्रिटिश महारानी का अधिकार भारत पर हो गया 1858 में। तो 1858 से लेकर 1947 तक वित्तीय पूंजीवाद का चरण हुआ और यह फैसला लिया गया कि जो है भारत में ही जो है पूंजी लगाना है और भारत में ही जो है उद्योगों को स्थापित करना है, भारत में ही काम करना है जिससे हमारी लागत कम लगे। क्यों ऐसा? क्योंकि इंग्लैंड यहाँ से कच्चा माल पहले इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड से बने बनाए सामान भारत आते थे, तो आने जाने में जो है और ज्यादा उसका मूल्य हो जाता था। तो इसीलिए भारत में वित्तीय पूंजीवाद के चरण में ही ये सारा काम हुआ। और इसी काल में भारत में रेलवे का तेजी से विकास हुआ। इसी काल में आप देखेंगे बहुत सारी फैक्ट्रियों की स्थापना की जाने लगी, चाहे सूती कपड़ा हो, चाहे आपका जूट का मिल हो, चाहे कागज की मिल हो, चाहे आपका जो है क्या कहते हैं ये कृषि का वाणिज्यीकरण हो। इन सब की शुरुआत कब हुई? तो इसी चरण शुरू हुआ तो हमारे यहाँ पूंजी लगाई जाने लगी। इसी काल में बहुत सारे बैंकों की स्थापना की गई वित्तीय पूंजीवाद के चरण में। तो जो आज बैंक हमारे यहाँ काम करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, हमारे यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब कहीं न कहीं स्थापित हुए थे अंग्रेजों के समय में ही। भारतीय कुछ उसमें अंग्रेज भी पैसा लगाते थे, कुछ भारतीय व्यापारियों ने भी पैसा लगाया। तो बैंकों की स्थापना सब कहाँ हुआ? वित्तीय पूंजीवाद चरण में। तो इस चरण में हमारे यहाँ पैसा लगाया जा रहा था, लेकिन हमारे लिए नहीं, अपने लिए अंग्रेज लगा रहे थे, लेकिन उसका लाभ हमको भी मिलना शुरू हो गया था थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसको हम वहां पर देखेंगे कि कौन कौन से हमें लाभ थे, लेकिन नुकसान तीनों चरणों में था। तो अगर आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिटिश शासन काल में वाणिज्यिक चरण कब से कब माना जाता है? तो 1757 से 1813 तक, ये बात याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि मुक्त व्यापार का चरण या औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कब से कब है, याद रखना भारत में 1813 से लेकर के 1858 तक है। और आपसे पूछा जाएगा कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में वित्तीय पूंजीवाद का चरण कब से कब है, तो 1858 से 1947 तक है। इस बात को याद रखना, यहां सबसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है तीन नीतियों के बारे में, इन तीन नीतियों के बारे में बताया किसने है? तो इनका नाम याद रखिएगा, रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में बताया है। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो आप गलती मत करिएगा। पहला चरण है आपका वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण जो था, ये 1757 से लेकर के 1813 तक चला। तो 1757 में प्लासी के युद्ध से इसकी शुरुआत होती है और चार्टर एक्ट 1813 तक ये जो है व्यवस्था चलती रही। तो इस चरण में क्या उद्देश्य थे इसके? व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करना था। तो इसी चरण में व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करना था और प्राप्त किया गया। कैसे? जब हमारे यहाँ कंपनी आई थी 1857 से, जब हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया प्लासी के युद्ध के बाद,
तो हमारे यहाँ जब नीति आई तो व्यापार में एकाधिकार इनका नहीं था। इसी फेज में 1757 से लेकर 1813 के बीच में ये निर्णय लिया गया कि पहले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करो। तो इसीलिए देखा होगा कि 1700 याद रखना कब, तो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ जिसमें डचों को अंग्रेजों ने पराजित किया और भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा करके भारत से बाहर कर दिया। तो इसीलिए व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना सबसे पहला उद्देश्य किसने रखा, अंग्रेजों ने रखा, जिसमें उनको सफलता भी मिली। तो व्यापार पर एकाधिकार होने से उनको दुगना लाभ होने लगा। जो सामान पुर्तगाल जाता, डच जाता या फ्रांस जाता, अब वो सीधा केवल एक देश जा रहा है, कहां पर, इंग्लैंड जा रहा है। दूसरा, सस्ता खरीदना और महंगा बेचना। हमारे यहां से ही सामान को खरीदते थे, उसको फैक्ट्रियों में मॉडिफाई करते थे और फिर हमको ही बेच देते थे, लेकिन खरीदते थे सस्ते दाम पर और बेचते थे महंगे दाम पर। ये इनका जो है उद्देश्य था। किस काल में, याद रखिएगा, वो जो है वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में। इस काल को नाम क्या दिया गया, बेशर्म और खूनी लूट का काल दिया गया। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी काल में याद रखिएगा के.एम. पनिक्कर ने कहा था कि डाकू राज्य है। कौन सा राज्य, डाकू राज्य है। किस काल को, वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण को, क्योंकि इस काल में भारत का शोषण हुआ, भारत के किसानों को, मजदूरों को, सबको जो है लूटा गया। भारत को जितना हो सके उतना जो है क्या कहते हैं, डिस्टर्ब किया गया। भारत की छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाओं को, कुटीर उद्योगों को, सबको नष्ट करना यहीं से क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो इस काल में, ब्रिटिश शासन काल में खूब लूट किया। इसके अलावा इसी काल में जो याद रखेगा, हमारे यहाँ व्यापार कौन करता था, कंपनी। लेकिन कंपनी के नाम पर कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार भी करना शुरू कर दिए थे। तो उससे क्या हो गया, लूट में बढ़ोतरी हो गई, दुगनी तरीके से लूट भारत की होने लगी, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। और बेशर्म और खूनी लूट का काल इसीलिए इसको कहा गया है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आते हैं द्वितीय चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, या इसे कह सकते हैं मुक्त व्यापार का चरण कहते हैं। मुक्त व्यापार का चरण कहा जाता है, ठीक है। तो ये चरण कब से कब तक था, 1813 से लेकर के 1858 तक। तो कंपनी के शासन को यहाँ हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश महारानी का अधिकार हो गया। तो 1858 तक जो कंपनी की पॉलिसी थी तो कौन सी थी, औद्योगिक पूंजीवाद या जो है मुक्त व्यापार का चरण था। इसमें काम क्या हुआ, अब आप देखो इसमें काम क्या हुआ। इस काल में याद रखिएगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति लाई गई। कहां पर, ब्रिटेन में। तो 1760 से लेकर के 1840 के बीच में, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति लाई गई। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति लाई गई तो वहां इंग्लैंड में अलग अलग उद्योगों की स्थापना शुरू हो गई। अब सारे उद्योग कहां बनाए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा लोग कहां लग रहे हैं, ब्रिटेन में लग रहे हैं। तो जब हम कोई भी उद्योग लगाते हैं तो उसके लिए याद रखिएगा कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, बिना उसके हम उद्योग लगा नहीं सकते हैं। तो वो चीज क्या है, उससे पहले हम थोड़ा और समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, एक तरफ लिखा है कच्चा माल और एक तरफ लिखा है निर्मित माल। तो कच्चा माल जा रहा है कहाँ, इंग्लैंड। यहाँ इंग्लैंड का मैप बना हुआ है, ये आपका ब्रिटेन का मैप है। और यहाँ लिखा है फैक्ट्री और मशीन लिखा है। और फिर यहाँ से सामान बन करके कहाँ आ रहा है, भारत आ रहा है, लिखा है निर्मित माल, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान समझना कि जब कोई उद्योग लगाया जाता है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, जो सबसे पहली चीज होती है उसको कहते हैं पूंजी। क्या कहते हैं उसे, पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो ब्रिटेन के पास पूंजी थी, क्योंकि ये जो है पूंजीवादी देश था, तो यहाँ बड़े बड़े जो है पूंजीपति थे, तो उनके पास पैसा था। और दूसरा, वहां की जो सरकार थी वो खुद पूंजीवाद को सपोर्ट कर रही थी। कंपनी में महारानी का पैसा लगा था, तो कंपनी को प्रमोट कौन करेगा, महारानी भी करेगी, क्योंकि उनको भी घाटा होगा ना, उनका भी 5% पैसा लगा हुआ था। इसीलिए याद रखिएगा कि पूंजी ब्रिटेन में कमी नहीं थी, तो ब्रिटेन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर पूंजी रहेगी तो बड़ी बड़ी मशीनों को बना सकते हैं, मशीनों का जो आविष्कार कर सकते हैं, तो ये काम उन्होंने किया। उद्योग लगाते हैं तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है कच्चा माल। तो कच्चा माल
इंग्लैंड के पास था ही नहीं, क्योंकि इंग्लैंड एक छोटा सा देश है और वो भी जो है उत्तरी जो है आपका गोलार्ध में है, ठंडा प्रदेश है, तो वहां पर हर चीज तो उत्पादन होगा नहीं। तब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उपनिवेश बसाना और तेज शुरू कर दिया। अब इनके उपनिवेश ऑस्ट्रेलिया भी था, इनका उपनिवेश चाइना का जो है आपका दक्षिणी क्षेत्र था, यही ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था, इंग्लैंड आपका जो है दक्षिण अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था। अब उपनिवेश में कच्चा माल तो है, वहां पर सूती कपड़ा भी है, सूती क्या कहते हैं, सूती कॉटन भी है, कपास भी है, जूट भी है, ठीक है, मसाले सब कुछ है। कहां पर है, इन उपनिवेशों में। तो उपनिवेशों को किसके लिए चुना गया, कच्चे माल के लिए। अब सारा कच्चा माल भारत जैसे उपनिवेश से जाने लगा, कहां पर, इंग्लैंड। और इंग्लैंड में फैक्ट्री है, वहां से कपड़ा बनाया जाएगा। अब हम कपड़ा जब बनाते हैं या हम कोई जब उद्योग शुरू करते हैं तो ये भी देखते हैं कि हमारा सामान बिकेगा कहाँ, तो हम मार्केट की खोज करते हैं। तो उसके लिए मार्केट जब खोजा गया तो पता चला कि बाजार कौन है, तो बाजार भी उपनिवेश ही है। याद रखिएगा, कच्चे माल के स्रोत भी उपनिवेश है, जहां से जो है क्या हो रहा है, तो वहां से हम कच्चा माल लेके आ रहे हैं। हमने जो है फैक्ट्रियों और मशीनों में हमने क्या किया, कपड़ा बनाया, कपड़ा बनाने के बाद या अन्य वस्तुओं को बनाया और फिर वहां से निर्मित सामान सीधे फिर उपनिवेशों में आया। तो हमारा जो उपनिवेश हम बसे थे, तो उपनिवेश दो काम करते थे ब्रिटिश सरकार के लिए, एक कच्चे माल के स्रोत के रूप में और दूसरा बाजार के रूप में। अब बाजार के रूप में भी हम उपयोग होने लगे। इसके अलावा श्रम की आवश्यकता होती है, तो इंग्लैंड के पास वहां के कुछ श्रम थे, मजदूर थे, और जो मजदूर कम पड़ गए तो उपनिवेशों से वो जो है मजदूर ले जा करके उनसे काम करना शुरू कर दिया। तो उपनिवेश इनके लिए हर तरीके से फायदेमंद हुआ। अब कच्चा माल भी मिल रहा है, बाजार भी मिल गया, श्रम भी मिल रहा है, तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी लूट की दर को क्या किया, बढ़ा दिया। तो याद रखिएगा 1813 से लेकर 1858 के बीच में जो आपका विशेष रूप से 1840 तक जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में लाई गई, उसकी वजह से भारत का शोषण की दर और तेज हो गई। इससे क्या हुआ, धन का एक ही तरफ बहिर्गमन होने लगा, अर्थात धन एक ही तरफ जाने लगा। कैसे, कच्चे माल के रूप में धन जा रहा है, उसका कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और बना बना जो सामान आ रहा है, जो उसका पैसा मिल रहा है, वो भी सारा पैसा कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। तो इसीलिए धन का बहिर्गमन सिद्धांत लाया गया था दादा भाई नेहरूजी और अन्य विद्वान द्वारा, जिसको हम आगे बताएंगे आपको। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से भारत की लूट इस काल में और तेज हो गई। ठीक है, अब ये व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से जो है हमारे देश का उपयोग या उपनिवेश का उपयोग ब्रिटिश सरकार ने अपने समय में किया था। ठीक है, तो इस चरण को याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इसने जो है ये भारत के जो है अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित किया। एक तरफ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही है, तो हमारे देश में भी औद्योगिक क्रांति चल रही है, अर्थात हमारे यहाँ उद्योगों का विनाश हो रहा है। तो कैसे हो रहा है आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आप बात करते हैं। तो मुक्त व्यापार 1813 में मुक्त व्यापार शुरू हुआ, जिसमें याद रखिएगा 1813 का जो अधिनियम लाया गया था, तो 1813 के अधिनियम में यह कहा गया था कि कंपनी का एकाधिकार नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, याद रखिएगा, इससे पहले कहानी क्या, ध्यान समझ लीजिएगा। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, याद रखिएगा, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा वहां पर कम से कम कुछ नहीं तो 450-500 कंपनियां थी जो अपने अपने उद्योग स्थापित कर रही थी। लेकिन उपनिवेश, भारत जैसे उपनिवेश से कच्चा माल तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ले जा रही है ना, तो वहां पर जो और भी पूंजीवादी लोग थे उन्होंने कंपनी का विरोध किया, ब्रिटिश सरकार से मांग किया कि उपनिवेश केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ना खोला जाए, उसके सबके लिए खोला जाए, क्योंकि हमें भी कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल कहां से आएगा, फैक्ट्री तो हम लगा देंगे, लेकिन कच्चा माल कहां से लाएंगे। तब ब्रिटिश सरकार की जो है वहां की पार्लियामेंट ने अधिनियम पास किया, चार्टर एक्ट 1813। तो कंपनी का एकाधिकार था, भारत जैसे देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, मोनोपोली थी, यही केवल कच्चा माल ले जाते थे। लेकिन जब वहां विरोध हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने 1813 के अधिनियम द्वारा एक नियम पास किया और कहा
कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त रहेगा, अर्थात कंपनी तो उपनिवेश में व्यापार करेगी, कच्चा माल लाएगी, लेकिन अन्य कंपनियां जो अपने अपने उद्योग लगा रही हैं अब वो भी भारत से व्यापार कर सकते हैं, वो भी भारत से कच्चा माल ला सकते हैं। तो पहला काम क्या हुआ कि कंपनी का एकाधिकार क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन चाय और चीन के साथ अभी भी व्यापार पर एकाधिकार किसका बना रहा, तो याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन यह भी अधिकार 1833 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा, जब आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे क्या कहते हैं चार्टर अधिनियम वाले, तो वहां पे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति दे दी गई इस किस अधिनियम के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। अब ईसाई मिशनरियां भारत में आकर के ईसाई धर्म को प्रचार कर सकती थी। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था, यह भी 1813 के अधिनियम में किया गया था, 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम ये था कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया कि कंपनी अब अकेले व्यापार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उद्योगों की स्थापना और भी कंपनियां कर रही हैं, तो कच्चा माल कहां से लाएंगी, तो सबके लिए दरवाजा खोल दिया गया 1813 के अधिनियम द्वारा। इस बात को याद रखना। तो इसने मुक्त व्यापार को और बढ़ा दिया। मुक्त व्यापार को बढ़ाने में योगदान 1813 के अधिनियम ने किया। इसको याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तृतीय चरण आपका है वित्तीय पूंजीवाद का चरण, 1858 से लेकर के 1947 तक है। इसमें क्या क्या काम हुआ याद रखिएगा। तो इसमें याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन मिलकर जो ताज का शासन स्थापित हुआ था, कब, 1858 के अधिनियम द्वारा। आपको पता होगा कि 1857 का जब अधिनियम, ये 1857 को जब विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह में कंपनी की जो है काफी फजीहत हुई। ब्रिटेन में बड़ा विरोध हुआ कंपनी का, तो महारानी ने 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को हमेशा के लिए भारत से समाप्त कर दिया और पूरे भारत पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया, महारानी का अधिकार हो गया। तब याद रखना, महारानी ने जो है 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र जारी किया, जो इलाहाबाद में एक दिन के लिए आपातकालीन राजधानी बनाई गई थी। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था उस जो है महारानी के घोषणा पत्र को। तो उसमें यह बताया गया था कि भारत के किसी भी राज्य पर अब अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा भारत के जो लोग, धार्मिक लोग जो है, धार्मिक व्यवस्थाओं पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, अर्थात बलपूर्वक किसी को ईसाई नहीं बनाया जाएगा। उसी समय महारानी ने घोषित किया कि ये उस पॉलिसी में भी आगे चल के लाया गया अधिनियम के द्वारा कि भारत में ही पूंजी लगाई जाए, भारत में ही अब पैसा लगा करके उद्योगों की स्थापना यही करो, जिससे जो है क्या है कि बोझ कम पड़े, और दूसरा सामान अब यहीं पे मिल जाएगा भारत में, और भारत में ही बना करके भारत में बेचो, केवल पैसा भारत जाए, भारत से इंग्लैंड जाएगा। अब भारत से कच्चा सामान मत ले जाओ, कच्चा सामान ले जाते हो, लेके आते हो तो और ज्यादा जो है उसमें क्या है, क्या कहते, खर्च लगता है, समय लगता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, तब अंग्रेजों ने सबसे पहले 1853 में रेलवे का विकास करने को सोचा, तो 1853 में रेलवे का विकास किया गया। लेकिन रेलवे का विस्तार जो हुआ वो 1858 के बाद तेजी से हुआ। रेलवे का उद्देश्य क्या था, रेलवे का जो उद्देश्य है याद रखिएगा, हम रेलवे के बारे में आपको अलग से बताएंगे, लेकिन यहाँ रेलवे का उद्देश्य क्या है, कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो भारत के आंतरिक भागों से कच्चे माल को आंतरिक भागों में पहुंचाना, और दूसरा सेना, याद रखिएगा कहीं विद्रोह हो जाए तो सेना को जो है वहां पर क्या करना है, तीव्र गति से पहुंचा देना है, जिससे विद्रोह को दबाया जा सके। याद रखिएगा, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो रेलवे ने बड़ी भूमिका निभाई थी विद्रोह को समाप्त करने में। कैसे? मद्रास सबसे बड़ा रेजिमेंट था उस समय जो है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा, जब विद्रोह हुआ तो अवध और बंगाल के जो है सैनिकों ने विद्रोह किया था, लेकिन याद रखिएगा जो दक्षिण भारत के सैनिक थे, मद्रास रेजिमेंट था, वहां के सैनिकों को रेलगाड़ी पे रेलवे में बैठा करके 2 से 3-4 दिन के अंदर उत्तर भारत ले आए। जब उत्तर भारत सैनिक तेजी से पहुंच गए तो विद्रोह को दबाने में मदद मिली थी। तो देखा होगा विद्रोह जितनी जल्दी शुरू हुआ उतनी जल्दी समाप्त हो गया। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। सूती मिल की स्थापना अब यहीं पे की जाएगी। जो सूती मिल इंग्लैंड में स्थापित हो रही थी, वहां से बने बनाए कपड़े आ रहे थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, जहां पे कपास मिलता हो वही फैक्ट्री लगा दो, बगल से कपास उठाओ और कपड़ा बनाओ और कपड़ा बना के बेचो, केवल पैसा इंग्लैंड लेके जाओ। तो वहां की जो कंपनियों ने ये भी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो याद रखना,
काओजनी नाना जी ने पहली सूती मिल कपड़ा स्थापित की थी, लेकिन ये भी अंग्रेजों से ही प्रभावित थे। इसके अलावा आंतरिक भारत का शोषण इसी काल में शुरू हो गया। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है तेजी से शोषण हुआ, कृषि का शोषण हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण होने लगा, उद्योगों का विनाश हो गया इस काल में, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में भू राजस्व पद्धतियां, भारत में भू राजस्व की कुछ पद्धतियां थी जिसको लागू किया गया था। आपने सुना होगा जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। इन तीनों के बारे में भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी ब्रिटिश नीतियां थी और खास करके भू राजस्व नीतियां थी। भू राजस्व का मतलब होता है जो लैंड है, जो आपका जमीन है, जो कृषि करते हैं, कहा जाता है कि हम जमीन के मालिक हम स्वयं हैं। जैसे हमारा अगर कोई खेत है तो खेत या तो हमारे नाम हो सकता है, मेरे पापा का नाम हो सकता है, हमारे बाबा के नाम हो सकता है, दादा के नाम हो सकता है, लेकिन खेत का अंतिम मालिक भारत सरकार है। जब चाहेगी ले लेगी, आपको देना पड़ेगा। सड़क निर्माण के समय या कोई भी काम होगा भारत सरकार ले लेगी, तो भारत सरकार अंतिम मालिक होती है, ये बात याद रखिएगा। तो ब्रिटिश सरकार, याद रखिएगा, जब जो लोग खेती करते थे भू राजस्व के तहत, जो भूमि पर उसका राजस्व देना पड़ता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, भू राजस्व। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्था स्थापित की गई थी। वो व्यवस्थाएं कौन सी हैं उनको जानना जरूरी है, ठीक है। शुरू करते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि, दो संधियां हुई थी। इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी, याद रखिएगा, वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। किसके साथ हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव और आपका जो है किसके साथ हुई थी, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी वो 16 अगस्त को हुई थी। किसके साथ हुई थी, तो याद रखिए अवध के नवाब के साथ हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुई थी, शुजाउद्दौला के साथ। तो याद रखिएगा, जब इलाहाबाद की पहली संधि हुई 12 अगस्त को, तो याद रखिए जो मुगल बादशाह थे, जैसे हम बात करते हैं बंगाल की, तो बंगाल पर राजनीतिक व्यवस्था को नवाब देखते थे, लेकिन भू राजस्व तय करने का अधिकार मुगल बादशाहों का होता था, क्योंकि बंगाल भी मुगल बादशाहों का, मुगलों का एक सूबा था। याद रखिएगा, तो जब इलाहाबाद की संधि हुई तो जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, जो बक्सर के युद्ध में हार गए थे, उन्होंने क्या किया, दीवानी का अधिकार किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। अब दीवानी का अधिकार जब कंपनी को मिल गया तो दीवानी का मतलब ही होता है भू राजस्व। याद रखिएगा, क्या होता है, भू राजस्व होता है। अब भू राजस्व की वसूली कौन करेगा, कंपनी करेगी। अब जो है बंगाल के नवाब नहीं करेंगे। तो यह था क्या, जो दीवानी का अधिकार जब कंपनी को मिला तो पहले पूरा बंगाल में बिहार और उड़ीसा शामिल था, और एक ही व्यक्ति पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की भू राजस्व की वसूली करता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, तीनों को अलग अलग कर दिया। बंगाल में एक उप दीवान नियुक्त किया गया, उप दीवान, ठीक है, उप दीवान नियुक्त किया गया। बिहार में भी एक उप दीवान नियुक्त किया गया और उड़ीसा में भी एक उप दीवान नियुक्त किया गया। बंगाल में जो उप दीवान नियुक्त किए गए वो मोहम्मद रजा खां थे। बिहार में जो नियुक्त किए गए वो राजा सिताब राय थे, और आपका जो उड़ीसा में नियुक्त किए गए थे वो राय दुर्लभ थे। इन सबका काम यह था कि भू राजस्व की वसूली करना। तो शुरुआत में भू राजस्व की पद्धति यहीं से शुरू हुई। अब भू राजस्व की जो वसूली के लिए इन सबको नियुक्त किया गया, ठीक है, कब, इलाहाबाद की संधि के द्वारा, ठीक है। और बंगाल में तो शासन व्यवस्था के तहत इसको लागू किया गया। थोड़ा और आगे जब बढ़ा गया तो एक लाया गया इजारेदारी प्रथा लाई गई। इजारेदारी प्रथा कौन लाया था, तो वारेन हेस्टिंग लाया था। इजारेदारी व्यवस्था के तहत काम क्या था, नीलामी की गई थी 5 साल के लिए। याद रखिएगा, 1772 के बाद 1 साल के लिए हो गया था, 76 के बाद, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने नीलामी व्यवस्था लाया था, एक तरह से इजारेदारी व्यवस्था लाया था। किसने, वारेन हेस्टिंग ने। ये था क्या, ये था कि जब ये व्यवस्था को क्या किया, समाप्त कर दिया, द्वैध शासन व्यवस्था को, किसने, वारेन हेस्टिंग ने। तब 1772 में ये व्यवस्था लागू किया था। कौन सी, इजारेदारी व्यवस्था। ये काम क्या करती थी, ये भू राजस्व की वसूली के लिए शुरू किया गया था। तो भू राजस्व की जो वसूली हो रही है, पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अलग अलग लोग करते थे, जो मैंने बताया। वारेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किया। कब, 1772 में। और इसी ने द्वैध शासन को बंगाल में क्या किया था, समाप्त किया था। तो इजारेदारी व्यवस्था है क्या, ध्यान समझिएगा, एक तरह से नीलामी व्यवस्था है, ठेके पर भू राजस्व की वसूली। जैसे
बोली लगाई गई बंगाल का। अब बंगाल के लिए बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े राजा बैठे थे और कहा गया कि बंगाल के भू राजस्व की वसूली करनी है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसी को बंगाल की भू राजस्व की वसूली की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जितनी बोली जो लगाएगा उसको ज्यादा जो मुनाफा किसको होने लगा, ब्रिटिश सरकार को। तो इसी को इजारेदारी प्रथा कहा गया, जो नीलामी के तहत भू राजस्व की वसूली के लिए काम किसने दिया, वारेन हेस्टिंग दे दिया। इस व्यवस्था को समाप्त करके, अर्थात बंगाल की जो है द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके इसी ने शुरू किया था। फिर इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ा तो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया, कब आया, 1786 से लेकर के 1793 में। कौन आया, क्या रखिएगा, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। इसने क्या काम किया, इसने जमीन का मालिक जमींदार को मान लिया, क्योंकि इसी ने जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किया। जमींदारी व्यवस्था, अब याद रखिएगा, जब रॉबर्ट ये क्या कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो उसने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, कहा कि ये व्यवस्था बेकार है। और जब वारेन हेस्टिंग आया था तो उसने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो अपने अपने समय में लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं को समाप्त करते गए और नई व्यवस्थाओं को शुरू करते गए। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो इसने जमींदारी व्यवस्था शुरू किया और कहा कि जब नीलामी पे हम किसी को देते हैं, ठेका देते हैं, तो उससे हमें नुकसान हो रहा है। जमींदार क्या करते हैं, जो भारतीय जमींदार है वो आपस में मिल जाते हैं और बोली ही कम लगाते हैं, कंपटीशन करते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने कहा कि हम 2 लाख रुपए लगाते हैं बोली, तो 2 के आगे कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि आपस में मिले हुए थे और बाद में वो लोग हिस्सा बांट लेते थे, वसूली करवाते थे उनसे और एक व्यक्ति कोई ले लेता था। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो सोचा कि तो बेईमानी हो रही है हमारे साथ, तो उसने क्या किया, इजारादारी व्यवस्था को समाप्त करके जमींदारी व्यवस्था लाया। अब जमीन का मालिक किसान नहीं रहेगा, जमीन का मालिक जमींदार रहेगा। तो समझौता भी किससे होगा, जमींदार से होगा। जमीन का मालिक सरकार, अगर देखा जाए तो मेन मालिक सरकार है, सरकार ने जमीन का मालिक किसको घोषित कर दिया, जमींदार को। और जमींदार क्या करेगा, वो अस्थायी रूप से अब बंदोबस्त करेगा, अस्थायी रूप से, याद रखिएगा, परमानेंट रूप से क्या करेगा, उसका सेटलमेंट करेगा। इसीलिए जमींदारी व्यवस्था को नाम क्या दिया गया, जमींदारी व्यवस्था को हम जमींदारी व्यवस्था के साथ साथ इसे अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं। ये कब शुरू हुआ, 1892-93 में शुरू कर दिया गया। अब ये अस्थायी हो गया, अर्थात हर साल 5 साल पर नीलामी नहीं होगी। अब जो है जमींदार ही जमीन का मालिक हो गया, अब वो अस्थायी रूप से भू राजस्व की वसूली करेगा। ये निर्णय ले लिया गया किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किया था। जमींदारी व्यवस्था को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, मैं एक लिस्ट यहाँ दे रहा हूँ जमींदारी व्यवस्था की, इसको देख के याद कर लीजिएगा। जमींदारी व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं, इसी को याद रखेगा इजारेदारी व्यवस्था भी नाम दे दिया गया बाद में, जागीरदारी व्यवस्था, इसी को मालगुजारी व्यवस्था, इसी को अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, इसी को परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। तो इन शब्दों को भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। मान लो आपने जमींदारी व्यवस्था को आप रट के बैठे हैं, इसी को चिरस्थायी व्यवस्था भी कहते हैं। अब आपने जमींदारी व्यवस्था को रट के बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया इस्तिमरारी के नाम से, तो आपके हाथ पांव तो फूल जाएंगे ना। तो इस्तिमरारी को ही जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जो शुरू किसने किया, तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अस्थाई जो बंदोबस्त शुरू किया गया, ये लागू कब हुआ, तो 22 मार्च 1793 को। घोषणा 92 में हुई, लेकिन लागू कब हुआ, 93 में। जॉन सोर, याद रखिएगा, जॉन सोर जो है इसको जमीनी स्तर पर लागू करने वाले योजनाकार थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तो शुरू किया है केवल, लेकिन इसको जमीनी स्तर पर लागू किसने किया है, जॉन सोर। इनको याद रखिएगा। जो व्यवस्था से जो अंग्रेज जुड़ा है उसको जरूर याद रखिएगा। ये व्यवस्था 19% क्षेत्रों पर लागू थी। तो ब्रिटिश शासन को अगर हम 100% मान लेते हैं तो इसका 19% जमींदारी व्यवस्था थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस में ये व्यवस्था लागू की गई। कहां पर, कौन सी, जमींदारी व्यवस्था। अब आप मैप पे देखिए, तो मैप पे यहां चीजों को बताया गया है। 19% एरिया में लागू है बंगाल में,
अब देखो यहाँ पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है, ये पूर्वी बंगाल है, असम उसी बगल में, लेकिन वहां व्यवस्था लागू नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो ये बंगाल में व्यवस्था लागू थी, ये बिहार, पूरे बिहार में व्यवस्था लागू थी, इसके अलावा उड़ीसा में व्यवस्था लागू थी, और उत्तर प्रदेश के बनारस में भी ये व्यवस्था लागू की गई थी, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के बनारस में भी जमींदारी व्यवस्था थी। पूरे भारत के 100% में से 19% एरिया जमींदारी व्यवस्था के लिए था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब याद रखिएगा, अब इसका जो भू राजस्व का बंटवारा कैसे लोग करते थे, इसको बता देता हूं। मान लीजिए 100 रुपया वसूला गया, तो 100 रुपया का याद रखिएगा 89, इसका 89% याद रखिएगा ये किसके पास रहेगा, ये अंग्रेजों के पास रहेगा, अर्थात कितना, तो 10/11 हिस्सा, 1/11 हिस्सा याद रखना, अर्थात 100 का 11% ये जमींदारों के पास रहेगा। लेकिन क्यों दिया जाएगा, क्योंकि जमींदारों को वेतन नहीं मिलेगा, तो जो 100 रुपया में से 11 रुपया लेंगे ये, वही उनका वेतन रहेगा, और वो जमीन के मालिक होंगे, और ये वेतन के रूप में काम करेंगे, और 89 रुपया ला करके ब्रिटिश सरकार के ऑफिस में जमा कराएंगे। उसका नाम रखा गया कलेक्टरी, और जो ऑफिसर उसको जमा करेगा उसका नाम रखा गया कलेक्टर। तो कलेक्टर का काम था भू राजस्व को कलेक्ट करना, वहीं से ये नाम आ गया कलेक्टरी। और आज भी देखा होगा, लोग कहते हैं जब ज्यादा पढ़ते हैं तो कहते हैं ज्यादा कलेक्टर मत बनो, तो कलेक्टर अधिकारी होता था जो भू राजस्व की वसूली का काम करता था, उसी के पास जमींदार ले जाकर के पैसा जमा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि जमींदार यहाँ पे खुदा हो गए, भगवान हो गए, नहीं, जमींदारों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया, सूर्यास्त का नियम लागू किया गया। क्या था, मान लीजिए बहुत सारे जमींदार ऐसे होते थे, कहा गया कि तुम जो है, मान लो कि आज अगर कहा जाए तो मान लो कि 5 तारीख है, तो 5 कहा गया कि 5 तारीख को आपको ला करके भू राजस्व को जमा करना है। तो इनके ऊपर कोई नियम तो था नहीं पहले, तो ये जमींदार ये क्या करते थे, भू राजस्व को सही समय पर जमा ही नहीं करते थे, जिस दिन डेट तय होती थी जमा ही नहीं करते थे। तो अंग्रेजों ने एक विकल्प खोजा और सूर्यास्त का नियम लागू किया 1794 में। क्या नियम था इसमें, नियम यह था कि जब सूर्य, जैसे मान लीजिए कि 5 तारीख आपको डेट तय की गई कि 5 तारीख को आप ला करके महीने का भू राजस्व जमा करेंगे, अगर 5 तारीख को सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया और जमींदार भू राजस्व लाके नहीं जमा किया, तो उसकी जमींदारी ले ली जाती थी और किसी दूसरे को दे दी जाती थी। तो इससे जमींदारों के अंदर एक डर का माहौल उत्पन्न हो गया कि अगर हम सही समय पर भू राजस्व नहीं जमा करेंगे तो हमारी जमींदारी किसी दूसरे को दे दी जाएगी। इसीलिए सूर्यास्त का नियम लागू किया गया था, जिसे जमींदार सही समय पर ला करके और क्या कहते हैं भू राजस्व को ला करके जमा कर सके। तो ये चीज आप याद रखिएगा। 19% एरिया में लागू की गई थी। मुख्य योजनाकार कौन था, कब ये लागू की गई, याद है कितने परसेंट क्षेत्र पर लागू की गई, सूर्यास्त का नियम किस पे लागू था। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं कि सूर्यास्त का नियम किस पे लागू किया गया था, जमींदारी व्यवस्था पर, रैयतबाड़ी व्यवस्था पर या महलवाड़ी व्यवस्था पर। तो याद रखना जमींदारी व्यवस्था पर ही ये व्यवस्था लागू थी। 89% अंग्रेज के पास जमा होता था, 11% जमींदारों के पास होता था। तो 1/11 अंग्रेजों जमींदारों के पास, 10/11 अंग्रेजों के पास होता था। तो बटे में भी याद रखिएगा, परसेंटेज में भी याद रखिएगा, क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है, तो गलती बिल्कुल आप मत करिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रैयतबाड़ी व्यवस्था पर। तो रैयतबाड़ी पद्धति याद रखिएगा, रैयत का मतलब होता है याद रखिएगा किसान। तो याद है ना, इस पद्धति में सीधे समझौता किसान से किया गया, अर्थात अगर ऊपर अंग्रेज हैं और नीचे किसान है। तो याद रखिए जमींदारी व्यवस्था में जमींदार बीच में होता था जो भू राजस्व की वसूली करके जमा करता था, लेकिन रैयतबाड़ी व्यवस्था में जमींदारों को हटा दिया गया। अब सीधे किसानों से समझौता किसने किया, अंग्रेजों ने किया रैयतबाड़ी व्यवस्था में। तो रैयत का मतलब किसान होता है और किसानों को ही जमीन का मालिक मान लिया गया कि जमीन का मालिक किसान होगा। लेकिन जमींदारी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन होता था, तो अंग्रेज, वो जमींदार होता था। इसका जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, 1792 ईस्वी में शुरू हुई। 12 महल जिले में इसको शुरू किया गया था, पहली बार मद्रास के 12 महल जिले में।
लागू कब किया गया? 1820 में लागू किया गया था मद्रास में। इसको शुरुआत 12 महल जेल से शुरू कर दी गई थी प्रयोग के रूप में, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू प्रारंभ जो है किया गया 72 में, लेकिन इसको लागू किया गया विधिवत तरीके से 1820 में मद्रास में। जहाँ जहाँ किसने लागू किया था? जो मुनरो ने लागू किया था, थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता है, इसको याद रखिएगा। ये भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी, ये व्यवस्था सर्वाधिक थी मद्रास, बंबई और असम, इन सब क्षेत्रों में लागू थी। अब यहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जो ये आपका ये पूरा क्षेत्र है, ये आपका पूरा बंबई कहलाता था, ठीक है। ध्यान रखना, ये बंबई आपका प्रांत था पूरा, ये आपका जो प्रांत था ये पूरा बंबई ही था। जो ये वाला प्रांत है आप देख सकते हैं, ये लिखा है आपका जो है मद्रास में व्यवस्था लागू थी और असम में व्यवस्था लागू की गई थी। और पूरे ब्रिटिश शासन के अगर क्षेत्रफल को देखा जाए तो उसका 51% एरिया में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, जो सर्वाधिक थी। टैक्स की दर क्या थी? तो टैक्स की दर याद रखिएगा जो थी वो 1/2 से लेकर के 1/3 जो अत्यधिक थी, तो 1/2 से लेकर 1/3 के बीच में देना होता था, लेकिन यहाँ टैक्स की दर कंफर्म नहीं थी। तो यहाँ भी शोषण किसानों को खूब हुआ, ये बात याद रखना। रैयतवाड़ी में रैयत में जो है किसानों को ही जमीन का मालिक मान लिया गया और समझौता किसानों से किया गया कि किसान इंडिविजुअल तरीके से आए, व्यक्तिगत तरीके से आए और आकर के भू राजस्व को जमा कर दे, ठीक है। तो इस व्यवस्था को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और यार रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, उनको देख करके याद रख लीजिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जितने भी तथ्य हैं इनको याद करना जरूरी है, तो मैंने बता भी दिया है और यहाँ आपको एक पोस्ट लगा दे रहा हूँ, तो इसको याद कर लेना, अगर क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महलवाड़ी पद्धति, महलवाड़ी व्यवस्था याद रखिएगा। महल का मतलब क्या होता है? तो महल का मतलब होता है गांव। तो इस व्यवस्था में गांव के साथ समझौता किया गया। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों के साथ, जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों के साथ समझौता था, और यहाँ महलवाड़ी व्यवस्था में महल का मतलब होता है गांव, अर्थात पूरे गांव के साथ समझौता किया गया। इसको मैकेंजी ने इसको शुरू किया था 1819 में। तो महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? मैकेंजी है। कानूनी मान्यता 1822 में इसको मिली। क्षेत्रफल 30% एरिया में इसको लागू किया गया था। पंजाब, अवध, आगरा और मध्य प्रांत में इसको लागू किया गया। उस समय उत्तर प्रदेश में अवध और आगरा अलग अलग प्रांत थे, मध्य प्रांत और आपका पंजाब में शुरू किया गया। जिन क्षेत्रों में गांव बड़े बड़े थे और नजदीक नजदीक गांव थे वहीं शुरू किया गया। कर की दर 66% थी प्रारंभिक अवस्था में, बाकी बढ़ा दे सकते थे। अब याद रखिएगा, इसमें जो गांव के साथ समझौता किया गया था, तो मान लीजिए गांव में 20 किसान हैं। अब 20 किसान तो आकर के भू राजस्व नहीं जमा करेंगे, यहाँ एक आदमी आएगा। ये 20 किसान क्या करते थे, आपस में किसी एक को नेता मान लेते थे, उसी को चौधरी नाम दे दिया गया। अब वही चौधरी पूरे 20 लोगों का भू राजस्व इकट्ठा करेगा और लाकर के कलेक्ट्री में जमा कर देगा। ये इस व्यवस्था में ये लागू किया गया। तो जमींदार, मान लो एक गांव में 20 किसान हैं, तो 20 किसान आपस में भू राजस्व इकट्ठा करते थे और चौधरी नामक किसी एक व्यक्ति को दे देते थे, वही ले जाकर के जमा कर देता था भू राजस्व, और वही व्यवस्था लागू थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था कितने परसेंट क्षेत्र में थी? 30% लागू थी। पंजाब, हरियाणा आपका इन क्षेत्रों में, पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था थी बनारस को छोड़ करके, और मध्य प्रदेश में व्यवस्था लागू की गई थी। तो जहां गांव बड़े बड़े थे, गांव पास पास में थे, वही व्यवस्था शुरू की गई। अब यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है कि अगर ब्रिटिश भारत को 100% मान लिया जाए, तो 19% एरिया में कौन सी व्यवस्था है आपकी? जमींदारी व्यवस्था। 51% एरिया में रैयतवाड़ी व्यवस्था और 30% एरिया में महलवाड़ी व्यवस्था। हम तीनों को जोड़ेंगे तो 100 पूरा हो गया, ठीक है। तो इतने ये व्यवस्था 100% क्षेत्रों में जो लागू थी, अलग अलग परसेंटेज था एरिया का, उसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये भी याद रखना कि महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? मैकेंजी थे, ये भी याद रखना। तो जो अंग्रेज अधिकारी किसी व्यवस्था जुड़ा है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है, तो गलती बिल्कुल मत करिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, भू राजस्व को अगर एक आप हम क्या कहते हैं ब्रीफ के रूप में देखते हैं, तो भू राजस्व बहुत सारे आयोग बनाए गए हैं। तो भू राजस्व आयोग अलग है, ब्रिटिश काल में शिक्षा आयोग अलग बनाए गए हैं, ब्रिटिश काल में अकाल आयोग अलग अलग बने हैं। तो बहुत सारे आयोग अलग अलग बने हैं, तो हम सब आयोग को अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो भू राजस्व आयोग कौन कौन से हैं जो बनाए गए थे? एक आपका था अमीनी समिति बनाई गई थी, ये 1778 में बनाई गई थी। अकाल और राजस्व डेटा के लिए बनाया गया था,
याद रखिएगा। इसके अलावा आपका मेस्टन आयोग बनाया गया था 1920 में वित्तीय संबंध स्थापित करने के लिए भू राजस्व का। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड समिति बनाई गई थी, ये 1928 में बनाई गई थी जब बारदौली सत्याग्रह हुआ था उस समय, और इसी ने कहा था कि टैक्स को घटा करके कितना कर दिया था, 6.03% किसने किया था, तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड के ही कहने पर, इस समिति के कहने पर ही बारदौली के सत्याग्रह में टैक्स की दर इतनी की गई थी। ये आगे बताऊंगा, आपने पढ़ा भी होगा। प्लाउडर समिति आयोग बनाया गया था 1940 में तेभागा आंदोलन के कारण। ये बिहार का और जो है बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना क्या कहते हैं, 2/3 शेयर था इसमें, याद रखना। ये लागू किया गया था कब, तो भू राजस्व की जो नीतियां हैं, भू राजस्व की समितियां लागू की गई थी, अलग समितियां आई थी। उन्होंने क्या क्या कहा था, कब आई थी, इनको याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। आर्थिक विकास समितियां कौन कौन सी आई थी ब्रिटिश शासन काल में? एक दत्ता समिति आई थी 1915 में, ये कीमतों के उतार चढ़ाव को देखने के लिए लाई गई थी। एक आपका मैक्लागन समिति थी 1915 में, यह सहकारी संस्था को, कोऑपरेटिव संस्थाओं को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। जो हालैंड समिति 1916 में लाई गई थी, ये उद्योगों को भारत में कैसे स्थापित किया जाए, कैसे भारत के उद्योगों को आगे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए लागू की गई थी। इसके अलावा आपका जो कहते हैं बिटले आयोग बनाया गया था 1929 में, आपका श्रम की स्थिति भारत की कैसी है उसके बारे में बताने के लिए। और सप्रू समिति 1934 में बनाई गई थी, बेरोजगारी भारत में कैसी है उसकी माप करने के लिए बनाई गई थी। तो याद रखना, जो आर्थिक विकास समितियां थी ब्रिटिश शासन काल में, ये कौन कौन सी हैं, कब कब लाई गई हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इनको अच्छे से देख करके याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप लोग को गलत ना होने पाए, इसको अच्छे से आप देख करके याद कर लीजिएगा। और इसका PDF हमारे एग्जाम वेब ऐप पे मिल जाएगा, तो वहां से उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको जो है आपको मिल जाएगा, और दिए गए नंबर पर अगर कोई डाउट हो, दिए गए नंबर पे आप जो है पूछ लीजिएगा, तो आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा, ठीक है।